जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हम आप लोग को पिछले वीडियो में मगध साम्राज्य के बारे में बताए थे और बताए थे कि इस पे टोटल 8 राजवंशों ने शासन किया। इसमें जो पहला राजवंश था बृहदर्थ वंश, उसका जो ऐतिहासिक साक्ष्य था वो बहुत ही कम उपलब्ध थे। इसके धार्मिक ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है, परंतु जो ऐतिहासिक साक्ष्य है वो बहुत कम उपलब्ध है। इस कारण से हम लोग मगध साम्राज्य का जो पहला राजवंश था, ऐतिहासिक राजवंश, वो हर्यंक वंश को मानते हैं। हर्यंक वंश का जो पहला शासक बिंबिसार था। तो आज हम लोग हर्यंक वंश के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग बिंबिसार के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बिंबिसार जो था वो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के समकालीन था। समकालीन कहने का अर्थ ये है कि जब बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर थे, तो हर्यंक वंश का जो शासक था बिंबिसार वो राजा था, इसलिए इसे बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों के समकालीन माना जाता है। परंतु ये जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बाद में ये अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपना लिया। तो अभी हम लोग देखते हैं यह क्या था। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के समकालीन था। जैन प्लस बौद्ध दोनों धर्मों का क्या था, समकालीन। दोनों धर्मों के समकालीन था। साथ ही क्या था, ये किस धर्म का अनुयायी था, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था, अनुयायी किस धर्म का था, बौद्ध धर्म का, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के साथ साथ ये जो राजवंश था हर्यंक वंश, ये मगध का पहला ऐतिहासिक राजवंश था। क्या था, पहला ऐतिहासिक राजवंश था। यह वंश क्या था, कहाँ का था, मगध का पहला ऐतिहासिक राजवंश। मगध का पहला ऐतिहासिक राजवंश। मगध का ये पहला ऐतिहासिक राजवंश था। और इस वंश का जो शासक था ये बिंबिसार, इसने 52 वर्षों तक क्या किया, मगध पर शासन किया। मतलब एक लंबा इसका टाइम पीरियड था मगध पर शासन करने का। टोटल 52 ईयर्स का था। कितने ईयर्स का था, 52 ईयर्स तक इसने मगध पर क्या किया, शासन किया। और जब बिंबिसार राजा था, यानी कि शासक था हर्यंक वंश का मगध पर, तो उस समय इस वंश की जो राजधानी थी, इसकी राजधानी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। राजधानी, इसकी राजधानी कहाँ थी, गृहव्रज। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, राजगीर भी कहते हैं, गृहव्रज या राजगीर। इसकी भौगोलिक स्थिति आप लोग को बताए थे हम मगध की, लेकिन मगध की जो राजधानी थी राजगीर, ये भी 5 पहाड़ों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, जो कि बहुत ही सुंदर और सुरक्षित जगह है, ठीक है। इस कारण से भी इसे राजधानी रखा गया था। मगध स्वयं भी एक सुरक्षित जगह पर था, ठीक है। इस कारण से इस पर जो आक्रमण करना होता था वो बहुत ही टफ होता था, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी, गृहव्रज या राजगीर, ठीक है। और ये जो बिंबिसार था, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। प्रारंभ में इसने क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसने एक काम और किया था, यह पहला ऐसा शासक था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था और साथ ही में अस्थायी सेना रखा था, यानी कि परमानेंट आर्मी, ठीक है। तो इसने 2 और काम क्या किए थे। सबसे पहला, ये जो राजा था बिंबिसार, इसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया था। प्रशासनिक राज्य पर क्या किया, बल दिया। और साथ में क्या किया था, अस्थाई सेना भी रखा था, परमानेंट आर्मी। अस्थाई सेना रखने वाला यह क्या था, पहला शासक था, ठीक है। और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरह से किया, तो अगल बगल के पड़ोसी राज्यों से उनकी बेटियों से शादी करता था और साथ में दहेज में बड़े बड़े क्षेत्रों को लेता था और मगध साम्राज्य में मिलाकर अपने क्षेत्र का इसने क्या किया, विस्तार किया। तो पहले इसने किस तरीके से विस्तार किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करके क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वैवाहिक संबंध स्थापित किया, स्थापित करके इसने साम्राज्य विस्तार किया, साम्राज्य का विस्तार किया। वैसे तो बिंबिसार ने बहुत सारी शादियां की थी, लेकिन इसके प्रमुख 4 पत्नियां थी, ठीक है। शादियां इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन उतना हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को बस केवल 4 विवाह देखना है, ठीक है। तो इसकी जो पहली पत्नी थी, ठीक है, इसकी जो पहली पत्नी थी वो थी महाकौशला। पहली पत्नी थी महाकौशला। ये कौशल देश की राजा की पुत्री थी, ठीक है। इस महाकौशला के साथ बिंबिसार को क्या मिला था, काशी प्रांत मिला था। दहेज में क्या मिला था इसे, काशी प्रांत।
और काशी से इसे 1 लाख का जो था कितना आता था, इसे इसको जो टैक्स मिलता था, ये जो राज्य मिला, अब इसमें रहने वाले लोगों से टैक्स वसूलता था, तो इससे टोटल 1 साल में 1 लाख रुपए का वार्षिक टैक्स आता था। कितना आता था? 1 लाख टैक्स मिलता था इसको। ठीक है। इसकी जो दूसरी पत्नी थी, सेकंड पत्नी थी इसकी, वो थी चिल्लाना। इसकी दूसरी पत्नी थी चिल्लाना। ये क्या थी? ये वैशाली के लिच्छवी नरेश की पुत्री थी। ठीक है। कौन थी? चिल्लाना। कहाँ की थी ये? वैशाली की थी। वैशाली में कौन थे? लिच्छवी नरेश। लिच्छवी की क्या थी? राजकुमारी थी। इसे हम लोग राजकुमारी भी कह सकते हैं। राजा की बेटी कौन हुई? राजकुमारी। इससे ये जो चिल्लाना थी, इससे एक पुत्र हुआ इसे। चिल्लाना और बिंबिसार का एक पुत्र हुआ, अजातशत्रु। इसी अजातशत्रु ने बाद में बिंबिसार को मार के मगध का ये राजा बन गया। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसकी जो तीसरी पत्नी थी, वो क्षेमा थी। क्षेमा थी। ये कहाँ की थी? ये पंजाब की थी। पंजाब के मुद्र कुल की राजकुमारी थी। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो इतनी सारी शादियां करता था, तो जो राजा की लड़की टेढ़ टाढ़ भी रहती थी उसको भी उठा लेता था। यानी कि जैसे हम लोग आज के समय में देखते हैं, गांव में जो लड़की मतलब उतनी सुंदर नहीं दिखती है या उसमें कोई कमी रहती है, तो लड़के वाले उसे दहेज ज़्यादा लेते हैं। तो ये ठहरा राजा। ठीक है। अगर लड़की में कोई कमी भी रहती थी, ये उससे शादी कर लेता था, बदले में बहुत बड़ा डिमांड करता था। तो ये बहुत खतरा था। एक दो नहीं, बहुत सारी शादियाँ करता था। और इसका जो बेटा था अजातशत्रु, ये बहुत घुसियाता रहता था अपने बाप को देख के। कहता था कि खाली अपने शादी पे शादी किए जा रहे हैं, हमरा पे कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो ये जो अजातशत्रु था, ये भीतरे भीतरे क्या हो रहा था? अपने बाबूजी से नाराज चल रहा था। बाद में इसका जब गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है, सब बातों को देखते हुए, ये बिंबिसार की हत्या कर देता है। ये पंजाब के किस कुल की थी? मुद्र कुल की राजकुमारी थी। पंजाब में कौन सा कुल था इनका? मुद्र कुल। और इसकी जो चौथी पत्नी थी, ये इतना खचरा था कि इसकी चौथी पत्नी जो थी, इसका नाम था अमरपाली। ये वैशाली की वैश्या थी, यानी कि गणिका, नचनिया। वैशाली की क्या थी? गणिका थी। इसे हम लोग वैश्या भी कहते हैं, यानी कि एक तरह से डांस करने वाली। उस समय इसका दिल इस पे आ गया। देख रहे हैं ना? इसको अभी पसंद आ गई, इससे भी शादी कर लिया। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके साथ तो दहेज भी नहीं मिला होगा, लेकिन राजा था, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके चारों पत्नियों को देख लिए। ठीक है। बिंबिसार जो था, ये अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सबसे पहले अंग के राजा को हराया था। अंग को अपने साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार ये बनाया था। स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मगध के साम्राज्य विस्तार का सबसे पहला शिकार कौन हुआ, तो उसका आंसर आता है अंग। ठीक है। तो इसमें जो अंग था, इसने सबसे पहले अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराया। युद्ध, इसने जब युद्ध नीति को अपनाया, ठीक है, जब ये युद्ध किया, तो इसने सबसे पहले अंग का राजा कौन था? अंग का राजा था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को युद्ध में क्या किया? पराजित किया। और अंग का राजा किसको बना दिया? अंग का राजा बनाया अपने पुत्र अजातशत्रु को। अजातशत्रु को क्या किया? अंग का राजा बना दिया। ठीक है। अजातशत्रु को अंग का राजा बना दिया। ये अंग जीता। साथ में इसने क्या किया? एक और घटना हुई। बिंबिसार जब शासन कर रहा था, तो एक और घटना हुई। इसके समय जो अवंती के राजा थे, अवंती यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, अवंती के राजा थे उस समय चंद्रप्रद्योत। इन्हें लाइलाज बीमारी हो गया। लाइलाज बीमारी मतलब वैसी बीमारी जिसका इलाज उस समय मिल नहीं पा रहा था। डॉक्टर परेशान हो गए ज़्यादा चंद्रप्रद्योत का इलाज करते करते, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था।
जब इस स्थिति का पता बिंबिसार को लगा तो बिंबिसार ने राजा चंद्रप्रद्योत को ठीक करने के लिए अपने राज्यवैद जीवक को भेजा। बिंबिसार का जो राज्यवैद था उस समय वो जीवक था। तो राजा चंद्रप्रद्योत को क्या हुआ था, लाइलाज बीमारी, ठीक है, या असाध्य बीमारी भी उसे कहते हैं, असाध्य बीमारी हो गई थी। असाध्य बीमारी हो गई थी जो कि ठीक नहीं हो रही थी। तो क्या किया बिंबिसार ने, अपने राज्यवैद को भेजा। किसे भेजा? बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को भेजा। इसका राज्यवैद कौन था? जीवक। जीवक को भेजा। ये बिहारी डॉक्टर था, मारा एकदम एंटीबायोटिक सुइया हुआ घुसाया एकदम। जीवक के इलाज से क्या हो गए, राजा चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गए। और राजा चंद्रप्रद्योत ने प्रसन्न होकर क्या किया, अवंती को मगध के अधीन कर दिया, यानी अवंती को मगध का क्षेत्र बना दिया। ठीक है, तो अवंती भी क्या हुआ, मगध का क्षेत्र बन गया। ठीक है, उसके बाद जो था, तो अब अंग तो पहले जीत लिया था, अवंती क्या हो गया, मगध साम्राज्य का हिस्सा हो गया। उसके बाद जो इसने विवाह किया था, विवाह के साथ काशी और अन्य क्षेत्रों को दहेज में लेकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया, काफी हद तक विस्तार किया था मगध साम्राज्य का इसने। ठीक है, तो इसके बाद जो है अजातशत्रु देख रहा था, हमारे जो पिता हैं बिंबिसार, ये खाली युद्ध पे युद्ध कर रहे हैं, शादी पे शादी कर रहे हैं। इसका बेटा भी बड़ा हो रहा था अजातशत्रु, लेकिन इसका जो पिता था बिंबिसार, ये अपना बेटा पे कुछ ध्यान नहीं दे रहा था, ना गद्दी छोड़ रहा था, ना इसका शादी करवा रहा था। ये एकदम गुस्साइल, अब कोनो एकरा भावे ना दे रही थी कि बाप हटिए ना रहा है, तुम राजा बनेगा है नहीं तो तेरा भाव के देगा, तो इसी में गुस्साइल था पूरा। तो एक दिन क्या हुआ, पूरा जब इसका गुस्सा हाई हो गया तो इसने क्या किया, 492 ईसा पूर्व में, ठीक है, 492 BC में अजातशत्रु ने क्या किया, इसका जो पुत्र था अजातशत्रु, इसने क्या किया, बिंबिसार की हत्या कर दिया, बिंबिसार को मार दिया। कहा जाइए अब से कुछ हो रही नहीं रहा, खाली अपने शादी पे शादी किए, अब हम करेंगे शादी। पूरा ये भी खचरा था बिंबिसार। आगे जाके देखेंगे तो ये जो बिंबिसार था, ये अपने मामा की पुत्री को फंसा लिया, अपनी मामा के बेटी को फंसा लिया। ठीक है, तो ये बिंबिसार भी बहुत खत्म था, तो ये अपने पिता को मार दिया। और इसमें एक और बात बताना है कि ये जो बिंबिसार था, बाद में अपनी ये जो पुत्री थी चेल्लाना, इसके प्रभाव में आकर इसने जैन धर्म को अपना लिया था। तो इस बात को हम लोग क्या करेंगे, नोट में कर लेंगे। और जब ये अपने पिता को मारा बिंबिसार, तो अगला शासक कौन बन गया, बिंबिसार बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे, नोट में कर लेंगे कि क्या किया था, बिंबिसार किसके प्रभाव में आया था, अपनी दूसरी पत्नी चेल्लाना के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपना लिया था। इसके बाद जो अगला शासक था वो था अजातशत्रु। तो अब हम लोग अजातशत्रु के बारे में देखेंगे। ठीक है, एक मिनट, हम पहले इसको साफ कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला शासक जो था, इसका नेक्स्ट शासक वो अजातशत्रु। तो बिंबिसार को हम लोग देख लिए, अब देखेंगे अजातशत्रु।
ठीक है। तो ये अजात शत्रु जो है, सबसे पहले अजात शत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। आई मीन जो शत्रुओं को एकदम बकसता नहीं हो। तो इसका सबसे पहले अजात शत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है। ये राजा कब बना था? 492 BC में, यानी कि 492 ईसा पूर्व में ये अपने पिता को मार के शासक बना था। तो देखिए जब ये अपने पिता को मारा तो ठीक है, तो इसलिए इसे बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बौद्ध ग्रंथों में इसने अपने पिता को मार के शासक बना था, इसलिए बौद्ध ग्रंथों में अजात शत्रु को पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता। और इसके साथ कुणिक भी कहा जाता है। पितृहंता और कुणिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम लोग देख लिए, ठीक है। अब ये जो अजात शत्रु था, इसके बारे में कांड बतेवे किए थे। ये अपने बाप से कम नहीं था। इसने क्या किया? अपनी मामा की पुत्री को ही फंसा लिया, ठीक है। तो ये अपनी मामा की पुत्री, इसकी मामा की पुत्री कौन थी? वजीरा। इसके मामा की पुत्री का नाम क्या था? वजीरा। इसे क्या करता था? ये प्रेम करता था। वजीरा को क्या किया? फंसा लिया, यानी कि प्रेम करता था। वजीरा से प्रेम करता था। और इसने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? इसके पिता बिंबिसार ने 52 ईयर तक शासन किया था। लेकिन ये जो अजात शत्रु है ये मात्र 16 ईयर, कितना? 16 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 16 ईयर तक क्या किया था? मगध पर शासन किया। इसने मगध पर कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक शासन किया था। साथ में इसने सुरक्षा की दृष्टि से, क्या किया था? राजगीर की किलेबंदी करवा दी। हालांकि जो राजगीर था वो खुद ही अपने आप में एक सुरक्षित जगह था। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, सुंदर दिखता भी था, साथ में सुरक्षित भी था। परंतु इसने एक्स्ट्रा क्या किया? उसे प्रोटेक्शन दिया। उसके लिए क्या किया इसने? राजगीर की किलेबंदी करवा दी। राजगीर की क्या करवाया इसने? किलाबंदी। किलाबंदी करवा दिया, ठीक है। किलाबंदी करवाने के साथ साथ इसने देखा कि इसके जो पिता अधूरा काम छोड़कर गए थे, अब इसने उसको पूरा करने पर फोकस किया। तो इसने सबसे पहले क्या किया? देखा कि हमारे पिता क्या किए थे? वैशाली को जीतने गए थे परंतु जीत नहीं पाए थे। इसके जो पिता थे इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था अंग के बाद, लेकिन वो उसे जीत नहीं पाए थे, ठीक है। तो इसने क्या किया? वैशाली, वैशाली को जीतने के लिए इसने, इसका एक गुप्तचर था और सहयोगी भी था, यानी कि साथी, बचपन का मित्र रहा होगा, ठीक है। तो इसने वैशाली को जीतने के लिए, किसको जीतने के लिए? वैशाली को जीतने के लिए अपने सहयोगी, इसका सहयोगी कौन था? वर्षकार। इसके सहयोगी का नाम था वर्षकार। वर्षकार को इसने 2 साल पहले भेज दिया। कितना साल पहले? 2 साल पहले। कहाँ भेज दिया? वैशाली। 2 साल बाद जब वर्षकार लौट कर आया तो उसने 2 नए हथियारों को बनाने का परामर्श दिया। इस वर्षकार ने उस 2 साल में बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं को जुटाया कि किले के अंदर कैसे हथियार हैं, जो आक्रमण होने पर किस हथियार का प्रयोग किया जाता है, सैनिक कब लंच पे जाते हैं, ठीक है, किस समय पहरा किले पर कम रहता है, सैनिक किस क्षेत्र में जाते हैं, किले का कौन सा भाग कमजोर है, किले का कौन सा भाग मजबूत है। ऐसी कई सारी सूचनाओं को वर्षकार ने जुटाया, ठीक है। और यह जब 2 वर्ष बाद मगध लौटा, कहाँ लौटा? मगध लौटा, तो इसने अजातशत्रु को 2 नए हथियारों को बनाने का परामर्श दिया। वो 2 नए हथियार कौन थे? पहला था महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक, ठीक है। और जो दूसरा हथियार था वो था रथमूसल। ये था रथमूसल। महाशिलाकंटक क्या करता था? बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर किले पर फेंकता था, जिससे किले की दीवारें क्या होती थी? टूट जाती थी। और रथमूसल भी एक धनुष प्रकार का क्या था? हथियार था, जो बहुत ही शत्रु को हानि पहुंचाता था, ठीक है। रथमूसल, इन 2 नए हथियारों को बनाने का क्या दिया? परामर्श दिया।
तो वैशाली के युद्ध में इन दो नए हथियारों का क्या हुआ था, प्रयोग हुआ था। तो अजातशत्रु ने किसके सहयोग से, वर्षकार के सहयोग से क्या किया था, इस वर्षकार के सहयोग से क्या किया, वैशाली जीत लिया। वैशाली जीत लिया, क्या हो गया, वैशाली अभियान इसका क्या हो गया, सफल हो गया। सफल हो गया कौन, वैशाली अभियान। तो वैशाली को इसने जीत कर क्या किया, मगध का हिस्सा बना लिया। साथ में अजातशत्रु जब शासन कर रहा था तो इसके शासन काल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि इसके शासन काल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो जैन धर्म के संस्थापक थे उनकी मृत्यु अजातशत्रु के शासन काल में हुई। ठीक है, हालांकि उनकी मृत्यु जो हुई मल्ल महाजनपद में हुई थी, परंतु उस समय मगध का शासक कौन था, अजातशत्रु। तो इसके समय क्या हुआ था, एक महत्वपूर्ण घटना हुई, महात्मा बुद्ध की मृत्यु। क्या हुई, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थी, उसमें जो पहली बौद्ध संगीति थी वो इस अजातशत्रु की राजधानी, ठीक है, राजगीर में हुई थी। कहाँ हुई थी, इसके समय क्या हुआ था, पहली बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुआ था, पहली बौद्ध संगीति, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था, संगीति हुई थी, इसका आयोजन राजगीर में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, राजगीर। इसकी जो राजधानी थी राजगीर, वहीं पे इसका आयोजन हुआ था। साथ ही ये जो बिंबिसार था इसने भी शादियां की थी। ठीक है, तो इसकी एक पत्नी थी पद्मावती। पद्मावती से इसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, उस पुत्र का नाम था उदाइन। उदाइन या उदयभद्र दोनों उसी के नाम थे। उस उदाइन ने, ठीक है, अजातशत्रु को मार के क्या किया, खत्म कर दिया और खुद मगध का राजा बन गया। जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ किया, उसी तरह अजातशत्रु के पुत्र ने किसके साथ किया, अजातशत्रु के साथ वही घटना को दोहरा दिया। तो इसीलिए इस वंश को इस कारण से भी पितृहंता वंश कहते हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में इस कारण से ही इस वंश को ही पितृहंता वंश की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसने क्या किया। इसकी जो एक पत्नी थी, पत्नी कौन थी, पद्मावती। अजातशत्रु की पत्नी थी पद्मावती। पद्मावती, पद्मावती से इसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका क्या नाम था, उदाइन। उदाइन या इसी को क्या कहते हैं, उदयभद्र। ठीक है, उदाइन या उदयभद्र। इस उदाइन ने क्या किया था, इस उदाइन ने इसने अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया। ठीक है, और खुद क्या हो गया, मगध की गद्दी पर बैठ गया। और जब ये उदाइन मगध की गद्दी पर बैठा तो इसने अपनी राजधानी को राजगीर से कहाँ शिफ्ट कर दिया, पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। इसने एक गंगा और यमुना के संगम पर एक शहर बसाया था जिसका उस समय क्या नाम था, पुष्पपुर या कुसुमपुर। वो बाद में जाके पाटलिपुत्र कहलाया। तो उदाइन के बारे में, और ठीक है, और इस वंश के अंत के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो अगला वंश आएगा शिशुनाग वंश, उस वंश के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हालांकि गर्मी बहुत है इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।